हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 7.11 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 7.11। क्या है उसका स्टेटमेंट? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M and length L about an axis perpendicular to it through one end। कि हमें एक रॉड गिवन है, ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक रॉड गिवन है। तो ये हमने एक रॉड ले ली। अब उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है कि इस रॉड का मास कितना है? कैपिटल M। और इस रॉड की लेंथ कितनी गिवन है हमें? L। तो मुझे ये बताओ कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा? अगर ये हमने ये कंसीडर किया है कि ये कैसी रॉड है? होमोजीनियस रॉड है, मतलब सभी जगह पर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इसके सेंटर पॉइंट पर। इस पॉइंट रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? इसके सेंटर पॉइंट पर। तो हमने कहा है पूरी रॉड की लेंथ तो कितनी है? L। तो इसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। यहाँ से भी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। पूरी लेंथ कितनी है? L। तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। इधर भी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। इस एंड को हम नाम दे देते हैं A, इस एंड को हम नाम दे देते हैं B। तो हमें क्या कहा है कि हमें पता है कि अगर कोई रॉड है जिसका मास M है, लेंथ L है, तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास, इसको एक्सिस को हम नाम देते हैं Z एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है? mL²/12। ये होता है मास इंटू स्क्वायर ऑफ लेंथ अपॉन 12। ये कब रहेगा? जब रॉड का मास कितना हो M, उसकी लेंथ कितनी हो L। तब उस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और रॉड के कैसा है? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mL²/12। तो हमें ये कहा है कि इसके कोई एक एंड ले लो। सपोज करो हमने ये वाला एंड लिया, तो इस एंड के अबाउट, इस एंड के परपेंडिकुलर, तो ये एंड, ये जो लाइन है ये कैसी है? इस रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इसके एक एंड पर इस रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं Z'। तो ये दोनों एक्सिस कैसे एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे पैरेलल। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि I/Z' इज इक्वल टू होता है I + mA²। ये कहता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, कि अगर दो पैरेलल एक्सिस है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने कंसीडर कर लिया इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I/Z। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कंसीडर किया? I। तो I/Z इज इक्वल टू क्या रहेगा? I + mA², where A is perpendicular distance between these two axis। इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका क्या है? स्क्वायर। तो हमारे पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू कितनी है? mL²/12। तो I की वैल्यू पुट कर देते हैं mL²/12 प्लस m तो क्या है? उसका मास A क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो एक ही स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? L/2 और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ हमने लगा दिया स्क्वायर।
बस अब क्या है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो ये एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ये जो m है वो तो एज इट इज़, तो m को रखा हमने एज इट इज़, इसका होल स्क्वायर है तो दोनों की स्क्वायर अलग अलग कर लेते, तो इस l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन में जो 2 है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ हमने किया 2 का स्क्वायर 4। तो देखो इस l के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, इस l के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, तो एम एल स्क्वायर यहाँ पर भी है, एम एल स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एम एल स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/12, जो ये एम एल स्क्वायर आ गया बाहर, यहाँ ऊपर बचा 1 और अपॉन में क्या बचा 12, प्लस यहाँ से एम एल स्क्वायर बाहर आया तो क्या बचा 1/4। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जिन बच्चों को एलसीएम लेते आता है बहुत ही अच्छी बात है। अब वो थोड़े से जो वीक बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा एलसीएम में कन्फ्यूज़न रहता है, उनके लिए बिल्कुल एक इजी तरीका क्या है, उनके लिए इजी तरीका ये है कि एम एल स्क्वायर तो वैसा कि वैसा है, अपॉन में जो भी चीज़ लिखी हो उनको मल्टीप्लाई में लिख दो। जिनको एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उनके लिए इजी वे क्या है कि अपॉन में जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर मल्टीप्लाई करो। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस, ये प्लस का साइन था प्लस का साइन लगाया, 12 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 12, तो एम एल स्क्वायर इंटू 4 + 12, 4 + 12 कितना हो जाएगा 16/12 इंटू 4, तो उसको तो एज इट इज रहने देते हैं 12 इंटू 4, ठीक है। अब इस 4 से 16 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, और इस 4 से 4 × 1 = 4, 12 कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में। तो हमारे पास क्या आ गया एम एल स्क्वायर, ऊपर सब कट गया, अपॉन में सिर्फ क्या बचा 3, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ गई एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो ऊपर का तो सब चीज़ कट गया है, सिर्फ अपॉन में क्या बचा 3, तो अपॉन में हमने लिख दिया 3। तो इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास आई डैश की वैल्यू क्या आ गई एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था सेंटर ऑफ मास से, उसके अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो अगर इससे कि किसी एंड पर जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी रहेगी l/2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस अगर l है तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2 डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर आई डैश बराबर इज इक्वल टू क्या रहेगा I + ma² वेयर a इज डिस्टेंस। तो I की वैल्यू है, a डिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ पर स्क्वायर को सॉल्व किया, कॉमन निकाला, एलसीएम लिया, जो कट पीट रहा था उसको काट पीट दिया, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई डैश मतलब इस एंड, तो जैसे इस एंड के अबाउट निकाले वैसे एंड ए के अबाउट भी निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो वो वैल्यू क्या आ गई आई डैश इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। तो आई डैश की वैल्यू क्या आई हमारे पास एम एल स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आई, आई डैश की वैल्यू आई है हमारे, आई की वैल्यू तो कितनी थी एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और आई डैश की वैल्यू कितनी आई एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको एक दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास फिर से एक रॉड है, कैसी रॉड है होमोजीनियस रॉड है, मतलब सभी जगह पर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सभी जगह पर उसकी थिकनेस सेम है, मेरे से बनाने में हो सकता है थोड़ी कुछ गलती हो जाए। तो हमने कंसिडर किया कि अगर हमारे पास एक रॉड है जिसका मास कितना है 2m, जिसका मास कितना है 2m, और जिसकी लेंथ कितनी है 2l, मास कितना है 2m और लेंथ कितनी है 2l, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, क्या रहता है मास इंटू स्क्वायर ऑफ लेंथ अपॉन 12। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू मास, तो मास कितना है 2m, और l क्या है लेंथ, तो लेंथ कितनी है 2l, तो l की स्पेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2l, उसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है 12 है, ठीक है। बस अब क्या है, अब सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से ये 12 कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर बचा m, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और l का स्क्वायर l, और अपॉन में क्या है 6। तो हमारे पास ये 4 से 2 टाइम्स में ये
3 टाइम्स में, तो हमारे पास इस 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, तो 2ml²/3। तो ये क्या आया हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, कहाँ किसके अबाउट आया, सेंटर ऑफ मास, क्या आया 2ml²/3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कब आया, जब हम मास को डबल कर दे और लेंथ को भी डबल कर दे, तो कितना आ जाएगा 2ml²/3। तो किसी और एक्सिस के अबाउट, मतलब आई जेड डैश की वैल्यू रहेगी हाफ ऑफ आई, आई जेड डैश की वैल्यू कितनी रहेगी, हाफ ऑफ आई, कि उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके आई डैश की वैल्यू क्या रहेगी, उसके हाफ के इक्वल। कि अगर मास को डबल किया, लेंथ को डबल किया, तो अब इसके एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मास और लेंथ को डबल किया तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हाफ। तो मतलब हाफ तो एज इट इज़, और आई की वैल्यू कितनी है 2ml²/3। तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास ml²/3। तो ये जो आई डैश है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस रोड का, ये आई डैश इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये क्या कहता है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल रहेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड के किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल रहेगा, जिसका मास हम क्या कर दे, डबल कर दे, और जिसकी लेंथ क्या कर दे, लेंथ भी डबल। कि लेंथ अगर डबल कर दे, मास डबल कर दे, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हाफ के इक्वल रहेगा। क्या कहा हमने, कि किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हाफ के इक्वल रहेगा। कब, जब लेंथ और मास को डबल कर दे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।